अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से ईरान अमरीका के दरमियान अबूरी मुआहदा करने के हवाले से कोशिशें की गई और वो कोशिशें अब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगले 48 घंटों में शायद एक अबूरी मुआहदा ईरान अमरीका के दरमियान हो सकता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि किन पॉइंट्स पर ईरान अमरीका के दरमियान इत्तफाक हुआ है। आबना हुर्मुज़ को खोला जाएगा और फिर उसके बदले ईरान को माली फ़वाइद मिलेंगे। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से, उनमें नरमी की जाएगी। इस सारे मामले को हम प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदे MOUs पर दस्तखत हुए हैं और 30% MOUs को मुआहदों में तब्दील कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान को लॉन्ग रन में क्या फ़ायदा होगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तानी समंदरों में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। 18 साल बाद पाकिस्तानी समंदरों से तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए काम तेज़ कर दिया गया है। इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान की मुआवनत कर रही हैं। अमेरिका, चाइना, तुर्किया इसमें पाकिस्तान की मदद कर रही हैं। कितना अर्सा दरकार होगा, कब तक पाकिस्तान जो है अपनी एक्सप्लोरेशन का जो एक प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर लेगा, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान एक अबूरी मुआहदा होने जा रहा है। सदर ट्रंप के मुताबिक 48 घंटों में MOU पर दस्तखत हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में दस्तखत हों और ये भी हो सकता है कि शायद वहीं पर दस्तखत जो है वो मुसवदा वहीं पर पेश किया जाए और वहीं पर दस्तखत हों। लेकिन अबूरी मुआहदा किस हद तक सही रहेगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काफ़ी टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि एक मुआहदा हो जाए, लेकिन खुशाइंद है कि अबूरी मुआहदा होने जा रहा है। 60 रोज़ का ये MOU, इस पर दस्तखत किए जाएंगे। क्या लगता है आपको, सदर ट्रंप इसमें वाकई संजीदा नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आज उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम भी दिया, एडियोज लिखा, स्पेनिश वर्ड लिखा, जिसके मुताबिक जिसका मतलब था कि अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो क्या लगता है सदर ट्रंप इस बार वाकई ही संजीदा है और अबूरी मुआहदा आपको क्या लगता है कारगर और सूदमंद साबित होगा? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ट्रंप का माइंड रीड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पैटर्न देखें पिछले एटलीस्ट जो 8-10 हफ्ते हैं, उससे पता चलता है कि चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बाकी 47 साल की दुश्मनी है, इसमें 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, लास्ट ईयर जून में और इस साल बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तो हॉस्टिलिटी को आई थिंक टोन डाउन करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर एक पब्लिक स्टांस है दोनों साइड्स का, बल्कि तीनों साइड्स का, इजराइल को अगर आप शामिल करें, और दावे किए गए विक्ट्री के। और ये मैं कल पोस्ट ट्रूथ एरा में एक नॉर्मल हो चुका है कि बड़ा मुश्किल है कि आप डिसाइड करें कौन जीता और किसने लेट्स से ओवरऑल जो है विक्ट्री हासिल की। तो ये कुछ फैक्टर्स है। बाकी अभी एक तो आई थिंक रीजन में वॉर के अगेंस्ट अभी आप देखेंगे कि जो आवाजें उठी, उसमें 4 तो बड़े ममालिक जिनका हम डिस्कस करते हैं, जिसको स्टेप बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट एंड पाकिस्तान एंड देन कतर। आई थिंक ये मेन ड्राइवर थे। फिर ऐसा हमने देखा कि UAE ने भी आई थिंक अंडरस्टैंड किया कि वॉर कंटिन्यू करना जो है उनके मुफाद में भी नहीं है, डिस्पाइट के उनकी ओरिएंटेशन जरा डिफरेंट तरह की है। लेकिन मैं ज्यादा उस पर कॉमेंट नहीं करता बिकॉज नहीं आते। ब्रिगेडियर साहब, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है और बहुत से जो तज्जियाकार हैं आप जैसे इस सारे अमल की समझ-बूझ रखने वाले, उनके मुताबिक भी ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे कामयाब नज़र आया और ईरान जो है उसने अपने पत्ते बड़े अच्छे से खेले। तो ऐसे में नेतन्याहू जो है उनका क्या बनेगा? सुना उनको तो गशी के दौरे पड़ रहे हैं। जिसमें ईरान जो इसराइल में एक और चेंज आ रही, पता नहीं आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं, कि जो कनेसेट है इनकी असेंबली या तो कल परसों डिसॉल्व हो जाएगी, उसका बिल मूव हो चुका है। जी जी। और उसकी वजह यह है कि जो हेरिटेज ज्यूज से उन्होंने इसकी सपोर्ट खींच लिया है नेतन्याहू से। सो इट मींस कि अभी इजराइल विल बी गोइंग इनटू इलेक्शन मोड अगले 3 महीने, आई थिंक सितंबर में होंगे, और उसमें काफी रेटिंग डाउन है। लेकिन जो उसके मुकाबले में आ रहे हैं नफ्ताली बेनेट और बाकी इस तरह के जोकर्स हैं, वो भी हार्ड लाइनर्स हैं। लेकिन नेतन्याहू का जो है सूरज एक तो मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है। और जो रजीम चेंज की बात होती, शायद इजराइल में पहले रजीम चेंज हुई थी। एक तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर है। डेफिनेटली उसकी ख्वाहिश थी कि एक हाई नोट पे वो खत्म करे, लड़ाई हो, नुकसान हो, क्योस में शायद वो ट्राई करें। लेकिन आई थिंक इस वॉर में मिलिटरली भी बड़ा नुकसान हुआ इजराइल का, उसकी जो प्रेस्टीज थी। बाकी एक डिट्रैक्टर्स आपके पड़ोस में बैठे हुए हैं, भारतीय जो है, पता नहीं किस वजह से दे वांटेड कि ये वॉर हो, क्योस, और पता नहीं क्या फायदा होगा। डिस्पाइट के सबसे ज्यादा वहां पे आई थिंक इम्पैक्ट हुआ एनर्जी का, और फिर कुछ नहीं हो पाते। बाकी अगर आप दुनिया को देखें, आई थिंक 95% ऑफ द वर्ल्ड इज अगेंस्ट द वॉर, और स्पेशली कंटिन्यू यानी अगर करती है वॉर उसके अगेंस्ट है। तो ये आई थिंक ट्रंप ने भी रीड किया। फिर पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा चेंज हुई है।
अभी जो लॉसेस की खबरें आई हैं कि 41 डिफरेंट तरह के जहाज अमेरिका के गिरे, तो ये तो इट्स अ ह्यूज लॉस, एयरक्राफ्ट अच्छा कैरियर हिट हुआ। तो आप सही कह रहे हैं कि ईरान को एक एज हासिल है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे ज़राए जो हैं उनका ये कहना है कि जो एग्रीमेंट है वो इस्लामाबाद एकॉर्ड यहाँ इस्लामाबाद में होगा। इवन राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान में होंगे। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? आई थिंक शुरू से ही अगर आप देखें तो इट्स वेरी, आई थिंक आई वुड से कि एक यूनिक चीज़ हुई है कि इस रीजनल लड़ाई में मेरा ख्याल पूरी दुनिया में आई थिंक अगर मालिक देखे जाएं, इनकी दोस्तियां नहीं है ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को चुनेंगे बिकॉज पाकिस्तान ने आई थिंक डिप्लोमेटिकली बड़ा ज़बरदस्त खेला, फिर इसको होस्ट किया है, फिर इसके अंदर जो इनपुट गई है पोलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप की, स्पेशली आई थिंक फील्ड मार्शल यासीन मलिक के 2 दौरे हुए हैं। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब वो गए थे, 3 डेज वॉर जोन था, एक रिस्क लेके, उसमें एक पाकिस्तान की अपनी इनपुट भी है, एक रास्ता भी निकाला गया है। सो आई थिंक दैट इज द रोल एवरीबॉडी वुड लाइक कि पाकिस्तान प्ले करे, और मेरे ख्याल में ये बात सही है, इंशाल्लाह इस्लामाबाद अकॉर्ड ही होगा और पाकिस्तान बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान ने अंत तक मेहनत की। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से वजीर खारिजा भी वहाँ पर गए और ईरानी क़यादत को कायल करने की कोशिश की गई। खुशाइंद है कि फ़िलहाल तो हम मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं, लेकिन अगेन ये भी बताइएगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस बारे में कहिए कि सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी जिस तरह से आप जानते हैं बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, और जिस तरह से इस मुआहदे में भी कहा गया है कि जो फ़ौजें हुर्मुज़ पर मौजूद है अमरीकी, वो अभी वहीं रहेंगी जब तक हतमी मुआहदा नहीं होता। तो क्या लगता है ये जो एतमाद की फ़ज़ा कायम करने के लिए क्या करना होगा? आई थिंक ये फिर नेक्स्ट फेज है। अभी भी जो बात हो रही है, अगर 60 डेज का एक्सटेंड करता है सीज फायर एंड प्रोविजनल एग्रीमेंट होता है, तो इसका मतलब यही है कि जो अगले 60 दिन उसमें कम से कम लड़ाई नहीं हो रही। फिर एक और दौरा आ रहा है जिसमें प्रेसिडेंट शी ने आई थिंक सितंबर में विजिट करना है अमेरिका का। एक दौरा हो चुका है और फिर रेसिप्रोकल होता है, तो उसमें भी आई थिंक अमेरिका नहीं चाहेगा कि मडी करे वाटर्स को, बिकॉज फिर बदमजगी होती है। और आई एम श्योर चाइना ने भी इस दौरान विजिट हुआ तो बड़ा क्लियरली मेंशन किया, रशियन फेडरेशन ने पावर रखा हुआ है। अब फिर रीजन की बात पहले भी हो चुकी है कि नोबडी वांट्स, तो एक लिहाज से वॉर अनपॉपुलर थी। इस वॉर के अगर आप लेट्स से ऑब्जेक्टिव देखें तो ज्यादा इसराइल ने इसको पुश किया, और ट्रंप अभी मेरा ख्याल है समझते हैं कि ही वाज टेकन फॉर अ राइड बाय द नियोकॉन्स और जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी, और उसमें उनका लॉस हुआ है। तो आई थिंक सो देयर विल बी चेंज ऑफ माइंड, एंड दैट्स व्हाई जो आपने देखा रेटोरिक में भी कमी है और प्रॉब्ली चीजें पीस की तरफ जाएं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मुआहदा होगा, जो चीज़ें होंगी, वो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई साहब जो हैं उसको वो फाइनल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनका इस वक्त मौक़िफ़ या सोच क्या होगी? इस सुप्रीम लीडर के बारे में आई थिंक कुछ और भी खबरें थी कि शायद वो इंजर्ड हैं या इंजर्ड थे और अभी उन्होंने रिकवर किया है, लेकिन हमें कोई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप IRGC का वेट देखें ईरान की लेट्स से जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में, और जो एक कंट्रोल है वो एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है, और उसको वो पहले आई थिंक ही हैज बीन पार्ट ऑफ इट, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और अभी भी अगर आप देखें तो IRGC की रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम लीडर ही कर रहे हैं। तो वो एक तो एक आई थिंक उसमें बड़ा ज़रूरी होगा कि उनको इंडोर्समेंट हो। दूसरा जो विलायत फ़क़ी कह लें या बाद में सुप्रीम लीडर कह लें, उसका एक खास मकाम है, अल्टीमेट डिसीजन मेकर भी वही है। तो ये एक फॉर्मल एंडोर्समेंट जो है आई थिंक ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर प्रॉब्ली उसमें ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन आई थिंक सो वो यंग हैं, वो समझते हैं कि ईरान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अगर ईरान ने नॉर्मलाइज होना है रीजन में तो शायद अमन की तरफ बढ़ना होगा। तो मेरे ख्याल में एंडोर्समेंट भी आ जाएगी, लेकिन डेफिनेटली उनकी एंडोर्समेंट एक ज़रूरी आई थिंक अमल होगा। ब्रिगेडियर साहब, दो चीज़ें इस पर ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। एक ये कि क्या इस मुआहदे के नतीजे में ईरान को अपना ऑयल बेचने की इजाज़त मिल जाएगी, और दूसरा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है कि मुआहदे पे ईरान के अलावा दूसरे मुस्लिम ममालिक भी दस्तखत करेंगे, तो वो कौन कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जो इसमें शामिल होंगे? आई थिंक पहले तो मैंने जिस तरह जिक्र किया, एक तो स्टेप जो ऑर्गेनाइजेशन अभी इमर्ज कर रही है, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट, पाकिस्तान, जो बड़े आपके लिए बिग ब्रदर्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, कम से कम मिडिल ईस्ट के। और उसके बाद अभी आपने देखा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल की थी, एक आई थिंक कॉन्फ्रेंस कॉल थी, जिसमें अपना मोहम्मद बिन सलमान थे, बाकी मोहम्मद बिन जायद हैं, तुर्किया के प्रेसिडेंट हैं, और गल्फ के अगर मालिक टोटल कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट आई थिंक पाकिस्तान को मिलाकर फिर 9 हो जाते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा, और उसमें इसका यही है कि अरब भी चाहते हैं कि एक परमानेंट गारंटी हो कि ईरान भी
भी बाद में शरारत नहीं करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एक थ्रेट तो रही है रीजन में, प्रॉक्सी वॉर खत्म होनी चाहिए। और फिर ईरान की नॉर्मलाइजेशन की बात है, आई थिंक ये ईरान की तरफ से भी एक डिमांड है कि अभी उनको भी उसी तरीके से फ्री ट्रेड हो, कम्युनिकेशन है, लोगों ने मूव करना है, आना जाना है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने मूव करना है, पाबंदियां हैं वो खत्म हो, और फिर उनके कुछ फ्रोजन एसेट्स हैं वो वापस आए। तो मेरे ख्याल यही मॉडलिटीज हैं जो इन 60 दिनों में वर्कआउट भी कर ली जाएंगी। सो दो ही बड़े इश्यूज हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अफजूदा यूरेनियम भी ईरान के लिए बड़ा एक अहम इशू था और उस पर भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदारी पर आमादा हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, इस पर भी ईरान आगे जाके अमल करने वाला है? आई थिंक ये तो 2015 में ये हो चुका था कि यूरेनियम की अफजूदगी उससे वो और टेक्निकली दस्तबरदार ही थे। अभी सिर्फ इशू था कि इसको या तो डिग्रेड किया या किसी पार्टी के हवाले किया जाए, और तीसरा ऑप्शन था कि विद इन ईरान रहे और फिर आईईए के सेफ गार्ड्स के अंदर उसकी जो भी उसके डिस्पोजल है। तो ये ईरान का पहले भी स्टांस रहा है कि दे आर नॉट गोइंग न्यूक्लियर, लेकिन अभी चूंकि जंग हुई है उसके बाद डेफिनेटली हार्ड स्टांस रहा है। और आई थिंक ये ऐसी चीज थी जो ऑलरेडी ईरान ने एग्री की थी, सिर्फ मॉडलिटीज पे है। लाइक अमेरिकन वुड लाइक कि वहां से ले जाएं, रशियन फेडरेशन ने कहा जी कि हमें दे दें, हम इसको सेव कर लेते हैं। ईरान वांट्स कि उधर ही रहे और फिर वो कुछ सेफ गार्ड्स उस पर नजर रखी जाए, उसको डिग्रेड कर दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी जो एक ऑब्जेक्टिव भी था अमेरिका का, तो ये आई थिंक दैट हैज बीन अचीव्ड, और ईरान इस पे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करेगा और तभी एक रास्ता निकला है। बाकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का मॉडलिटीज है, कौन पहले फोर्सेस हटाएगा, उसके बाद क्या ईरान को कंपनसेशन मिलेगी, और फिर फ्री नेविगेशन कब शुरू होती है। तो दैट्स व्हाई ये 60 दिनों का टाइम जो है लगेगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने कुछ देर पहले अपनी गुफ्तगू में जिस तरह से इंडिया के पेट में उठने वाले मरोड़ का जिक्र किया, तो सर जो ये कोयटा में भी चमन फाटक के करीब खुदकुश धमाके में 14 अफराद शहीद हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। कलअदम तंजीम BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और सबको पता है कि BLA के पीछे कौन है। तो सर ये क्या वजह है, पाकिस्तान जो है उसकी अमन कोशिशें हों या पाकिस्तान की खुशहाली हो, दुनिया में इसकी इज्जत हो, भारत से ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों नहीं होता? आई थिंक एक तो इनकी हॉस्टिलिटी है, स्पेशली RSS की। बीजेपी तो उसका फ्रंट है और उन्होंने कसम उठाई हुई है, डिस्पाइट के भी वहां से भी वाजे आ रही कि हम इंसान के बच्चे बने, बिकॉज अंदर भी तो बुरी हालत है। अभी देख ले वो कॉकरोच पार्टी कोई निकल आई है, मणिपुर जल रहा है, आई थिंक साउथ इनसे हाथ से निकला हुआ है और कोई अभी मुंह भी उनको नहीं लगा रहा। इवन आई थिंक मार्को रूबियो जब गए तो बड़ी आई थिंक बदमजगी हुई है जो प्रेस ब्रीफिंग की जॉइंट, जिसमें जयशंकर साहब अपना कोई राग लाप रहे। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका है। प्रॉक्सीज है डेफिनेटली, पैसा लगा हुआ है एंड दे वांट कि इसको इस तरीके से टाइम किया जाए, अंडरमाइन किया जाए, बिकॉज उनको पता है कि इसके बाद पाकिस्तान की जो ट्रैजेक्टरी है वो इतनी आई थिंक तेजी से लेट्स से उस पे मूव होगी कि पाकिस्तान पे पकड़ा ही नहीं देगा। तो ये आई थिंक एक आई वुड से मजमूम और घटिया किस्म की हरकतें हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी आई थिंक इसका जवाब देना चाहिए जो भी हमारे पास मीन है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ अपनी पूरी टीम के साथ चीन में मौजूद हैं और CPEC के हवाले से ख़ास तौर पे आपको पता है कि बड़े वहाँ पे मीटिंग्स भी हो रही हैं, MOUs भी साइन हो रहे हैं। और जिस तरह से सर ये CPEC की तरक्की, ग्वादर की तरक्की इंडिया, इसराइल, अफ़गानिस्तान या इवन कुछ हमारे जो ब्रादर ममालिक हैं उनकी नज़र में खटकती है, तो ये इस सारी सूरत हाल का सर आप किस तरह से अहाता करेंगे? आई थिंक जो लास्ट ईयर मई और फिर इस साल जो पाकिस्तान के दो बड़े आई थिंक आई वुड से टर्निंग पॉइंट्स हैं साउथ एशिया में। उसके बाद पीपल नो इट कि इंशाल्लाह CPEC 2 के लॉन्च होने की भी खबर है और शायद प्रेसिडेंट शी भी विजिट करें। मतलब एक ये भी खबर थी कि शायद एंड ऑफ द ईयर, बट इट्स नॉट वेरी श्योर। इस तरह प्रेसिडेंट पुतिन की भी खबर है कि शायद वो भी आ सकते हैं इसी स्टेज पे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो लेट्स से स्टेचर है वो इतना बढ़ गया है कि अभी ये जो आई थिंक डिवाइसिव टैक्टिक्स है ये पीछे रह जाएगी। गल्फ भी आई थिंक इन लाइन है, अभी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है, उसमें पाकिस्तान का लीडिंग रोल होगा। सऊदी अरेबिया, तुर्किया, पाकिस्तान, कतर और शायद इजिप्ट एंड मे बी लेटर ऑन ईरान अगर एग्रीमेंट कर लेता है नॉन एग्रेशन पैक्ट विद सऊदी अरेबिया, तो ये खित्ता बहुत तेजी से डेवलप होगा। तो इसमें मेरे ख्याल भारत को ना स्पेस मिलेगी और ना ही जो टेररिस्ट हैं। एंड आई थिंक इवन अफगानिस्तान में तालिबान को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान इज नॉट अ थिंग जिसको आप अंडरमाइन कर सकते हैं, यू हैव टू लिव विद इट और इसका फायदा उठाएं। तो आई थिंक ये दौरा भी बहुत बड़ा
बिकॉज इसमें 75 इयर्स बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान इस वक्त खत्ते में लीडिंग रोल है पाकिस्तान का, लेकिन जो इंटरनल इश्यूज हैं वो भी आपके सामने हैं। BLA बहुत एक्टिव है, दहशतगर्दी जैसे मसाइल, इनको भी साथ साथ देखना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या समझते हैं, क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को ताकि सिक्योरिटी चैलेंजेस जो आ रहे हैं इनसे निपटा जा सके? इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये बिल्कुल बजा फरमाए। आई थिंक 4 pronged स्ट्रेटजी ऑलरेडी चल रही है, लेकिन डेफिनेटली स्नीक्स अटैक्स होते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक गैप्स मिल जाते हैं। एक तो इंटरनल है, जिसमें मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है। फिर आपने देखा है कि बलूचिस्तान में कम से कम एक बड़ी अवेयरनेस है विद चीफ मिनिस्टर लीडिंग, और यही हमें चाहिए कि KP में भी इस तरीके से हो। फिर आ जाता है कि उनके एक्सटर्नल पीछे बैकर्स हैं, चाहे वो काबुल में बैठे हैं, दिल्ली में, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है, डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिकली किया भी जा रहा है। आपने देखा है कि पाकिस्तान ने काफी प्रेशर डाला हुआ है। और फिर ये भी है कि मे बी वी शुड लुक एट रेजिम चेंज इन अफगानिस्तान। एक ऑप्शन है कि जब आप टेररिज्म को फरोग देंगे तो देन वी कैन टर्न इट अपसाइड डाउन। और नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट बड़ा एक्टिव है, और तालिबान जो है मे बी दे लूज देयर रेजिम विद इन नेक्स्ट लेट्स से 6-7 मंथ्स। तो फिर ये खुद ब खुद जो है आप कह लेंगे टेररिज्म की फैक्ट्रियां वहाँ बनी हुई हैं वो बंद हो सकती हैं। बट इट्स अ लॉन्ग फाइट, और मेरे ख्याल में भारत को भी ना सिर्फ एक्सपोज करने का टाइम है, बट ऑल्सो इनको जवाब देने का टाइम भी है। पाकिस्तान हैज द मीन, इसमें डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, इसमें और भी बड़े मीन हैं, ताकि इनको फिर टिट फॉर टैट जवाब दिया जाए। ब्रिगेडियर साहब, जब आप दहशतगर्द हों या दुश्मन ममालिक हो उनको जवाब देने की बात करते हैं, तो यहाँ पे ख़ास तौर पे सर मैं जानना चाहूँगा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जब से उन्होंने कमांड संभाली और जिस तरह से वो मार्का हक हो, बुनियादुल मरसूस हो या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग हो, अफ़गानिस्तान को टिट फॉर टैट जवाब देना हो, तो उनकी पॉलिसी सबके सामने, और जिस तरह से उन्होंने ईरान अमेरिका ये जंग में भी अपना किरदार जिस बहादुर फ्रंट लाइन में अदा किया, तो आप क्या समझते हैं कि वो इस वक्त सारी सूरत हाल के हवाले से क्या सोच रहे होंगे और क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करेंगे? आई थिंक एक तो उनकी बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसी रही है इन डीलिंग विद नेबर्स, ऑल्सो टेररिज्म है। और आपने देखा है लास्ट ईयर भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ अभी एक रूटीन है कि जब हमारी मर्जी पर जाकर हम स्ट्राइक भी कर रहे हैं। इवन ईरान के साथ जब हुआ था, पाकिस्तान ने फिर हाथ अपना रोका नहीं था। तो एक ये आई थिंक एग्रेसिव पॉलिसी है जो मिलिट्री डोमेन में है, और ये बड़ा अच्छा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को शायद अपनी कैपेसिटी का पता ही नहीं था। तो लीडरशिप से आई थिंक बड़ा फर्क पड़ता है, आप देखें जब से आए। दूसरा आ गया जो आई थिंक मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसके आई थिंक समरात इंशाल्लाह नजर आएंगे। इसके अंदर अपना हार्ड वर्क, उनकी टीम्स हैं, फिर GHQ है, MO डायरेक्टरेट है, इंटेलिजेंस है, फिर उनकी एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है विद पॉलिटिकल लीडरशिप। अभी आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने उनको प्रेज किया क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कॉल में लिया था। तो ये आई थिंक दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, और ये शायद वक्त की जरूरत भी है आजकल के दौर में। यू कांट बी स्पेशली पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, वो रूटीन से हट के काम करना पड़ता है, और उसमें आई थिंक उनकी अपनी पर्सनल एफर्ट और विजन भी शामिल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेहतरीन लीडरशिप की म्यूचुअल डिप्लोमेसी पर काम पाकिस्तान तेज़ी से कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक तरफ ईरान अमेरिका मुआहिदा, दूसरी जानिब वाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो क्या रहा है, इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे की प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने देखा कि कुछ अहम मुआहदे हुए हैं, MOUs पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें IT, ज़राअत, मिनरल्स एंड माइंस, इकॉनमिक जोन्स के हवाले से कुछ MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नौजवानों को IT की ट्रेनिंग दी जाएगी और आलमी सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। अब इन मुआहदों से किस हद तक हमें फ़ायदा मिलेगा, इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे को, और वो भी इस सिनेरियो में, इस वक्त जो ईरान अमेरिका के दरमियान भी एक अहम डील होने जा रही है, इस तनाजुर में कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट दौरा आप समझ रहे हैं? ये देखिए, इस वक्त ये जो दौरा किया जा रहा है, और खास तौर पर जबकि पुतिन वहां का दौरा कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां का दौरा कर चुके हैं, बिल्कुल ये चंद दिनों की बात है। और साथ में इस वक्त कल तक की शुनीद ये है, और जो सारी हकायक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल कभी उम्मीद की जा सकती है, पक्की उम्मीद की जा सकती है कि कल तक ईरान और अमेरिका का भी मामला ये हो जाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर उधर ही होंगे तो काफी इसकी तवक्को है
कि ईरान और अमेरिका का भी MOU के बारे में साइन हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारे ट्रेड और कॉमर्स के मामलात हैं वो तो हमारे हमेशा से चल रहे हैं। CPEC 1 एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, मुकम्मल हुआ। असल तो सम्राट इसके CPEC 2 में है। और प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त गए हैं वहां 4 रोजा दौरा करने के लिए, प्रोविंसेस में भी गए हैं, तो वहां जाहिर है CPEC 2 के हवाले से और साथ में जो MOUs काफी सारी साइन हो रही है, जिसमें उन्होंने पंजाब जिनजियांग को सिस्टर प्रोविंस के तौर पर डिक्लेयर किया है, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी और रिसर्च में एग्रीमेंट के हवाले से, कोऑपरेटिव फार्मिंग के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री के हिसाब से तो ये एक्सपेक्टेड डील जितनी भी है और बहुत सारे MOU साइन होने वाले हैं, इसमें यही अंदाजा होता है कि ये राहें मजीद हमवार होंगी चाइना की तरफ से, क्योंकि ये इसके अवामिल भी हैं चाइना में, जिस लिहाज से लेबर महंगी हो गई है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म के इस दौरे में एक तो ये शुनीद है कि 30% जो MOUs थे वो एग्रीमेंट में तब्दील हो गए। दूसरा, आज उन्होंने अली बाबा का जो दौरा किया और वहाँ पे भी जो सारी डेवलपमेंट हैं, तो इस सारे अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वज़ीर आज़म का मौजूदा दौरा जो है, जिस तरह से आपने ख़ुद जिक्र किया CPEC फेज़ 2 का, तो उसकी रफ्तार को मज़ीद तेज़ करेगा? यकीनन उसकी रफ्तार को मजीद तेज करेगा। और ये जो दौरे होते हैं हाई पार्ट जो लेवल के दौरे होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल के, उसका मकसद यही होता है कि जो पहले से MOU साइन किए हुए हैं उसको एग्रीमेंट में तब्दील किया जाए, और जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन के प्लान के तहत किया जाए, और 2 ममालिक के दौरान जो ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटीज हैं उनको फाल किया जाए। तो इसी लिहाज से ये दौरे मुफीद होते हैं। और क्योंकि फेज 2 में हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, सोलर का है, एग्रीकल्चर का है, IT का है, लॉजिस्टिक्स का है, और फिर उसके बाद E-कॉमर्स का है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लिहाजा ये तमाम अब इनको स्पीड अप करने के लिए और मौजूदा मंजरनामे में। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका और ईरान की अगर हम बात करें तो एक तरफ मुआहदे की बातें हो रही हैं, जैसे खुद आपने कहा कि शुनीद है कि अगले 24 घंटों में इंशाल्लाह मुआहदा हो जाएगा। दूसरी तरफ वहाँ पे कभी प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला होता है, कभी वाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो जाती है। तो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई ये मुआहदा ना करवाना चाहता और वो ये काम करवा रहा हो? सबसे बड़ी इस मामले में कुव्वत, और जो कि बिल्कुल जाहिर ज़हूर है, उसमें तो कोई दो राय भी नहीं हो सकती, शक की बात भी नहीं हो सकती, वो वही कुव्वत है जिसका कि इरादा ग्रेटर इजराइल का है, और अब से नहीं 1897 से है। और वो नेतन्याहू की शक्ल में जो सहूनी लॉबीज काम कर रही हैं वहां अमेरिका में, वो तो फाल है। इस मर्तबा हुआ क्या है, क्योंकि पिछले 5 सदूर पर भी इन्हीं सहूनी लॉबीज ने, इसी नेतन्याहू ने कोशिश की थी कि ईरान पर चढ़ाई कर दी जाए, इसी अंदाज में वो सदूर नहीं माने थे। डोनाल्ड ट्रंप मान गए, वो इसलिए मान गए कि डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था, और जिन अल्फाज में कहा था वो कुछ इस तरह है कि दिस मैन हैज अ वेरी थिन स्किन, एनीवन कैन गेट अंडर हिज स्किन एंड गेट द डिसीजन मेड। तो वो इत्तेफाक से हो गया। अब वो हो गया, और कब हुआ? पहले तो कुछ 6 चक्कर लगे नेतन्याहू के अमेरिका में, जब 7वां या चक्कर या आखिरी जब चक्कर लगा बैकडोर से व्हाइट हाउस में गए, तो वहां पूरी लॉबी बैठी हुई थी, और वहां ये वार प्लान जो 28 फरवरी को इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन वहां एक ख्वाब दिखलाया गया था जो कि तलखी में बदल गया, और चंद नकात अगले 30 सेकंड में कि वो उस तलखी में बदला कि जो उन्होंने 5-6 दिन में कहा था कि गेम पूरा उनके फेवर में हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। ईरान अपने पैरों पे खड़ा रहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि इसराइल जैसी कुव्वत इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन फिर अगेन जिस तरह से बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए हैं, और मिड टर्म इलेक्शन भी करीब है अमेरिका में, लेकिन क्या लगता है आपको कि सदर ट्रंप के खिलाफ हमने देखा पिछले दिनों मुजाहरे भी होते रहे, इसके लोगों में काफ़ी ज़्यादा नफरत और हेट भी पाई जा रही है सदर ट्रंप के लिए। क्या लगता है आपको, क्या ये अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या ये अवामी सतह पर भी हो सकता है कि किसी ने इस तरह से साजिशी फायरिंग वाला मामला किया हो? इसराइल वाला पॉइंट तो आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन क्या लगता है आपको कि अवामी सतह पर भी ज़ाहिर नफरत पाई जा रही है सदर ट्रंप के लिए? उसके चांसेस बहुत कम है। रेटिंग तो जाहिर है कम हो रही है, और रेटिंग कम होने का मतलब कोई भी सरफिरा उसमें से आ सकता है, क्योंकि एक टेंशन और एक
माशी टेंशन तो है बड़ी सख्त, वहाँ लोगों की जेबों पे फर्क पड़ रहा है। और फिर जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का साथ दिया, तो वहाँ मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं, जिसकी वजह से कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसमें मसाद के ही होते हैं। जो पहले भी स्पॉइलर का काम अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है तो हाल ही में पिछले हफ्ते यूएई पे किसने ड्रोन दाग दिए बैठे बैठाए, और वो भी उनके न्यूक्लियर प्लांट पर के गिरदो रवा में ड्रोन गिरे। अगर न्यूक्लियर प्लांट पे गिर जाते तो एक मुसीबत बन जाती। तो वो इराक से फायर करवाए गए। इराक में 2 बेसिस उन्होंने सहरा में इजराइल ने अपनी सीक्रेटली बनाए हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें इसी तरह जब पिछले जंग के दौरान कुवैत पर जो उन्होंने मिसाइल दागे और वो ईरान ने कहा कि नहीं हमने नहीं किया है, तो स्पॉइलर का काम तो इजराइल पहले भी करता रहा है, अभी नहीं। और वो मुख्तलिफ चाहे वो डॉक्टर साहब, इसराइल का जो किरदार है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के किरदार को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक तरफ बातचीत है, मुआहदा है, दूसरी तरफ वो अमेरिकी परचम वाला ईरानी नक्शा जो है वो उसको अपलोड कर रहे हैं? जी हाँ, वो जाहिर ये करना चाहते हैं मेरे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब भी खलीजी ममालिक पर है, और ये तासुर अगर लोग दे रहे हैं कि खलीजी ममालिक से अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है, तो वो उस चीज की एक सिंबॉलिक वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी कोई और हैसियत नजर नहीं आती। लेकिन असल चीज ये है कि जो देखने का और एग्जामिन करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के तराजू में प्रेशर इजरायली लॉबी और नेतन्याहू का ज्यादा पड़ा, या प्रेशर पड़ा जो उनकी अभी बात हो रही थी कि बॉटम्स अप प्रेशर, ग्रास रूट प्रेशर, लोगों का प्रेशर, कांग्रेस का प्रेशर, उनको इम्पीचमेंट होने का प्रेशर, उनके इलेक्शन हारने का प्रेशर। आपको पता है ना कि इम्पीचमेंट के लिए कांग्रेस मैन वुमेन ने कह दिया है कि जी हमारे पास मेजॉरिटी होगी, हम आपको 25वीं अमेंडमेंट को मूव करके आपको इम्पीच कर देंगे। हो सकता है सदर ट्रंप पर, बिल्कुल दुरुस्त बात कही। इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रेसिडेंट जब मुख्तलिफ अदवार में आते रहे, उनको भी इस किस्म के वाकयात का बनाया गया निशाना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे 2 दिहाइयों बाद पाकिस्तानी समंदरों में तेल और गैस की तलाश दोबारा शुरू, 2 रस नताइज मुतवक्के। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी समंदरों में तेल और गैस की वाफर मिकदार मौजूद है और तेल एक्सप्लोरेशन के लिए काम पाकिस्तान की जानिब से तेज़ कर दिया गया है। ऐसे में इंटरनेशनल कंपनीज भी पाकिस्तान की मुआवनत कर रही हैं और ऐसे में $82 मिलियन बजट भी मुख्तस किया गया है एक्सप्लोरेशन के लिए। अगर ये तेल पाकिस्तान को मिल जाता है वाफर मिकदार में, तो पाकिस्तान में तेल सस्ता हो जाएगा, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे पाकिस्तान को मिल सकते हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। अब्दुल हनान ग्लोबल माइंस एंड मिनरल एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की जानिब से 18 साल बाद इस एक्सप्लोरेशन पर काम शुरू किया गया कि समंदर के अंदर भी तेल और गैस के वाफर मिकदार मौजूद है। किस हद तक कामयाबी हमें मिली है और किन किन कंपनीज के साथ हमारे कोई मुआहदे हुए हैं कि तेल एक्सप्लोरेशन में वो हमारी मदद करेंगी? देखें, सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि पाकिस्तान का जो ऑयल एंड गैस बेसन्स हैं वो हमारे पास 3 बेसन्स हैं, और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है वो ऑन शोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन रही है, जिसमें हमने कोहाट में, पोटोहार में और सिंध के बेशतर इलाकों में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन की। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुआ कि हमारी बहुत सी फील्ड डिप्लीट होती हैं और हमने इनको हम ट्रेडिशनली कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस पोटेंशियल्स कहते हैं, तो हम न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए। हमने गुज़िश्ता 40 सालों में 50 सालों में इन्हीं एरियाज़ पे काम किया। अब पिछले 5 साल से गैस की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। बैरल पर डे के हिसाब से हमें तकरीबन हमारी जो डेली कंजम्पशन है, यूटिलाइजेशन है, वो तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख बैरल पर डे है, और जो हमारी डेली प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2025 और 26 के एंड में $70,000 बैरल पर डे है। इस तरह गैस की भी शॉर्टेज है, तो इसके लिए जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो ऑफशोर के एरिया है। ऑफशोर में हमारे पास मकरान ऑफशोर है और एक हमारे पास इंडस ऑफशोर है। अब ये जो 18 साल बाद ये हम ऑफशोर में जा रहे हैं, इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि हमारी इनिशियल पॉलिसी नहीं थी ऑफशोर में एक्सप्लोरेशन करना, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली था और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए अब हम जितनी भी हमारी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसमें OGDCL, माड़ी एनर्जीज़, PPL
प्राइम एनर्जी, यूईपी, ऑक्सी पेट्रोलियम, इसी तरह 2 इंटरनेशनल कंपनी जिसमें टर्किश पेट्रोलियम है और फातमा ग्रुप है। अब्दुल हन्नान साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने लोकल कंपनीज की बात की वो तो हैं, लेकिन अब तो अमेरिका, चीन, तुर्किया ये भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इनकी कंपनीज भी आ रही हैं। तो ये आप क्या आप समझते हैं बतौर एक एक्सपर्ट के कि इससे पाकिस्तान को ज़ेरे समुंदर तेल और गैस तलाश करने में कितनी कामयाबी हासिल होगी? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफशोर में जो एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें साइस्मिक एक्विजिशन होती है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए टर्की ने बहुत ज़्यादा ऑफशोर इंडस्ट्री में काम किया है, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। और प्रीवियसली 2017-19 में जब पाकिस्तान ने केकरा ऑयल वेल किया तो उसमें इटालियन कंपनी थी और एक्सन मोबिल अमेरिकन कंपनी थी। तो डेफिनेटली जब हमने जॉइंट डिस्कवरी के ऊपर जाना है तो हमें चाइना, टर्की, अमेरिका, इटली और इस तरह के जितने भी सब्सिडरीज कंपनी हैं इनके रोड मॉडल को देखना है। एक चीज़ सर आपको मैं ऐड करता जाऊंगा कि देखिए पाकिस्तान, अगर हम ईस्ट से स्टार्ट करें, मलेशिया का मॉडल हमारे पास है, मलेशिया, फिर इंडोनेशिया है, इंडिया है। ये कंट्रीज साल में तकरीबन 400 से ज़्यादा वेल ड्रिल करते हैं ऑफशोर के अंदर, और हमारी हिस्ट्री में हमने अब तक सिर्फ 18 वेल ड्रिल किए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमारी प्रायोरिटीज़ और थी, लेकिन दोनों साइडों पे प्रोडक्शन है। तो पाकिस्तान में टेक्निकली सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें सर होता ये है कि 2 से 3 साल तो हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, देन उसको टेस्ट करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने $82.2 मिलियन का जो फंड रखा है, वो फंड इसलिए है कि अगर तो हमें ये सक्सेस मिलती है, जो कि फ़ेज़ 1 है जिसमें सिर्फ जियोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी, और अगर इसमें कोई सक्सेस आती है देन वी विल गो टू द फ़ेज़ 2 जो कि जिसका बजट अप टू $1 बिलियन है। तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को हम लूप में लेंगे, और इनको लूप में लिए बगैर जो रिसर्च क्लस्टर मौजूद हैं वो डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। में लेंगे तो जाहिर है हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ब्लॉक्स भी मुख्तस किए गए हैं कि इतने ब्लॉक्स जो हैं इस पर काम करेंगे। मुझे ये बताइएगा हमारी प्रोडक्शन कितनी है, यूजेज क्या है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि किस तरह से हम अपनी नीड पूरी करते हैं। अच्छा अब्दुल हन्नान साहब, इसमें जो अभी ज़ैनब ने सवाल किया ब्लॉक्स के हवाले से, तो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं वो तो इसको तारीखी संगे मील करार दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ही ऐसा है? बिल्कुल, देखें इस वक्त टोटल 23 ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं, जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऑफशोर की इतनी बड़ी बिडिंग राउंड हुआ है। ये 2025 में 21 ब्लॉक ऑक्शन हुए थे और उसी में एड ऑन करते हुए अब टोटल 23 ब्लॉक हैं। इन 23 ब्लॉक में टॉप ऑफ द लिस्ट जो मारी एनर्जी कंपनी है, इनके तमाम ब्लॉक्स में स्टेक होल्डर्स हैं। 18 ब्लॉक में ये ऑपरेटर्स हैं, बाकी में ये जेवीज़ हैं। और जुडिशियल 8 ब्लॉक्स में गया है, 2 इनके ऑपरेटर हैं और 6 जेवीज़ हैं। सिमिलरली PPL। तो डेफिनेटली हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक साथ ऑफशोर के अंदर 23 ब्लॉक ऑक्शन में आए हैं। अब ये ब्लॉक्स क्यों ज़रूरी थे, क्वेश्चन ये है। हमारी डेली जनरली जो पाकिस्तान में ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है वो तकरीबन 65,000 बैरल से 70,000 बैरल 72,000 बैरल पर डे है, लेकिन जो हमारी कंजम्पशन या यूजेस है वो हमारी तकरीबन 4.5 लाख बैरल से लेकर 5 लाख बैरल है। तो तकरीबन हम 80 to 85% इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल है और LNG है। इसी तरह हमारी जो गैस की डेली डिमांड है वो 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है, जबकि हमारी जो डेली प्रोडक्शन है वो तकरीबन 3,000 to 3,400 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है। अब्दुल हन्नान साहब, गुजारिश ये है कि आप क्योंकि गहरी नज़र रखते हैं, अब जिस तरह से ग्वादर पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और आपने ईरान और अमेरिका जंग के बाद जिस तरह से अब दुनिया को ये भी पता चला है कि ग्वादर जो है वो दुबई का एक बेहतर मुतबादिल है, और यहाँ पे जिस तरह से सऊदी अरब, कतर और कुवैत की तरफ से ऑयल रिज़र्व बनाने की भी बातें हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आप समझते हैं कि इससे तवानाई का शोबा जो है और माइनिंग, इसको मज़ीद तरक्की मिलेगी? बिल्कुल, इसको इमरान साहब मैं 2 तरह से आंसर करूँगा। देखिए ग्वादर में पाकिस्तान ने काफ़ी 10 सालों से 15 साल से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है, पोर्ट को बिल्ड कर रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है। तो डेफिनेटली जो इवन कतर है, कतर ने भी एक इंटरेस्ट शो किया है कि ग्वादर में वो एक ऑयल डिपो, एक रिज़र्व डिपो बना सकता है। लेकिन स्ट्रेटजिकली ग्वादर से अगर हम ईस्ट में आए तो हमारे पास ओमारा पोर्ट है, जहाँ पे जो कुछ ऐसी रॉक्स हैं जो कि इम्पर
RVS हैं, जिसको टेक्निकली हम ये कहते हैं कि वहाँ पे हम बड़े अच्छे स्टोरेज डिपो बना सकते हैं। तो नॉट ओनली गवादर, और भी एरियाज़ हैं। तो अगर, और ये वो टाइम है कि पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली, ये जो अभी ईरान अमेरिका वॉर है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की जो बंदिश है, स्ट्रेटजिक डिसीजन लेके इन चीज़ों को, और जो हमारे वेस्टर्न सेगमेंट है, जो वेस्ट ऑफ लाइक गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट करके इन रीजन्स में स्टोरेज कैपेसिटी, और इसका पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा, डेफिनेटली उन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा कि इनको जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से अपनी शिपमेंट यहाँ पे लाने में, और उसमें जो टाइम लगता है और उसमें जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकता है, और इसका अल्टरनेटिवली पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। लेकिन सर यहाँ पे एक जैनब जो सबसे अहम सवाल मेरे नज़दीक है वो ये है कि जब हर बंदा ये कहता है, हर एक्सपर्ट आके टीवी पे मीडिया पे ये बात करता है कि जी पाकिस्तान को अल्लाह ने माला माल किया हुआ, बहुत रिजर्व हैं, बहुत यहाँ पे चीज़ें हैं, सोना भी है, तेल भी है, गैस भी है। सर जो सारा कुछ ही है तो 20 साल असि चुप क्यों बैठे रहे? 20 साल किया कुछ नहीं। बिल्कुल। और अब्दुल हन्नान साहब ये भी बात कि 20 साल तक हमने कुछ नहीं किया, और दूसरे नंबर पे ये कि अगर हम अब तो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं कि हमारे कुछ मुआहदे भी हो गए हैं, और बैरून मुल्क जो हैं वो हमें मदद भी कर रहे हैं, तुर्किया, अमरीका, चीन वगैरह। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर हम ज़खायर तलाश करने में कामयाब हो गए, कितना टाइम ड्यूरेशन हमें इसमें लगेगा कि हम ये ज़खायर तलाश कर लेंगे? और दूसरे नंबर पर तेल और गैस फिर पाकिस्तान को ज़ाहिर है अंदर ही प्रोडक्शन होगी तो फ्री मिलेगी, इस बारे में ये खुशखबरी कब तक मिल सकती है? देखिए, रियलिस्टिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियलिस्टिकली ये कोई 2, 3, 4 साल की बात नहीं है। कम से कम अगर तो डिस्कवरी होती है, देखिए ना, 2 ही चांसेस होते हैं, डिस्कवरी हमें होती है या नहीं होती। अगर तो डिस्कवरी होती है तो कम से कम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 10 साल लगेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूँ कि देखें, दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन अब ये जो ब्लॉक्स बिड हुए हैं इसमें तकरीबन 56,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इतने ह्यूज एरिया में एक 3-4 किलोमीटर, यानी कि आप समझ लें 12-15 हज़ार फुट डेप्थ के अंदर एग्जैक्ट जगह पे हाइड्रोकार्बन को ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी डिपेंड होती है। तो अगर तो ऐसी अगले 5 साल में डिस्कवरी होती है, देखिए 3 से 4 साल तो एक एक्सप्लोरेशन साइकिल है, इसमें जो रिजल्ट आते हैं। सर मेरा सवाल वही है कि 20 साल हम क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? सर इसमें तो देखें, जो गवर्नमेंट की जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजरी है उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने काम ही सारा किया है ऑन शोर के ऊपर, कि हमारे जो प्रोड्यूसिंग मेच्योर किचन से, जिसमें पूरा कोहाट के एरिया है, पोटवार के एरिया है, फिर हमारा जो नीचे बदीन ब्लॉक है सिंध के अंदर, हमने इन एरियाज़ में काम किया क्योंकि यहाँ पे फील्ड्स नोन थी। इसके साथ साथ कंपनीज़ ने जो नेबरिंग एरियाज़ है वहाँ पे रिस्क लेते हुए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा टास्क आता है सिक्योरिटी का। तो अब जैसे मारी एनर्जीज़ OGDCL वज़ीरिस्तान में गई है, इन्होंने बेटानी में OGDCL का वली वेल है पिछले 2 साल पहले डिस्कवरी की, इस तरह या ऐसे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी जा रहे हैं। इस तरह मारी एनर्जीज़ का कुछ काम बलूचिस्तान के सेगमेंट के अंदर भी है। तो बेसिकली ऑफ शोर, आपके जो क्वेश्चन का आंसर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में नहीं था, ऑलरेडी हम लोग ऑन शोर पे काम कर रहे थे। लेकिन पिछले 5 साल में जो ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो शॉर्टेज हो गई है, तो एकदम जो एक ह्यूज गैप आया है, इसको हम ओनली जो रेमेडी है कि ऑफशोर बेसर हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ देखें, ये जो तकरीबन 80% क्रूड ऑयल का डेली डेफिसिट हो रही है, ये 1-2 दिन में तो हम कमी नहीं कर सकते। इसमें गवर्नमेंट की बेस्ट पॉलिसीज, नेगोशिएशन हो सकती है। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं और एक्सप्लोरेशन का अमल वो आने वाले 10 साल में मुकम्मल हो जाएगा अब्दुल हन्नान साहब के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हन्नान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें बताया इस सारे मामले पर। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।